गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओमर सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। सुबह सुबह हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर। लेकिन सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। पिछले 2 दिन में ही सेना ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। यही वजह है कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत के बाद से घाटी में पहली बार सक्रिय आतंकवादियों की कुल संख्या गिरकर 200 से कम रह गई है। सेना ने इसकी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक 200 में से भी 86 आतंकवादी स्थानीय हैं। घाटी में छिपे हुए विदेशी आतंकवादी ठिकानों से बाहर आने को मजबूर हो गए हैं, जिसकी मुख्य वजह है स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, सेना के मुताबिक कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वालों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय युवा अब आतंकवादी संगठनों में शामिल नहीं हो रहे हैं। सेना आतंकी संगठनों के जरिए युवाओं की भर्ती किए जाने पर कड़ी नजर भी बनाए हुए है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में ओमाइक्रॉन का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओमाइक्रॉन से महाराष्ट्र में पहली मौत हुई है। यहाँ पुणे में 52 साल के संक्रमित की हार्ट अटैक से जान चली गई। दिल्ली में 263, महाराष्ट्र में 252, गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65 और तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के 62 केस सामने आ चुके हैं। ओमाइक्रॉन की रफ्तार तेज हुई तो असर कोरोना के मामलों पर दिखने लगा है। दिल्ली और मुंबई में लगता है जैसे कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। यहाँ कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1313 नए केस सामने आए, जो मई के बाद सबसे बड़ा उछाल है। इसके साथ ही मुंबई में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3671 नए केस दर्ज किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सीएम चन्नी भटिंडा के रामपुरा में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां ठेका कर्मचारियों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। मंच के आगे बैठे ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा के कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। ये देख पुलिस वाले नारेबाजी कर रहे लोगों को पंडाल के बाहर ले गए और जबरदस्ती लोगों को बसों में बैठाकर रैली स्थल से बाहर ले जाने लगे। इसके बावजूद चन्नी के संबोधन के दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य पंडाल के बाहर मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मोर्चा के सदस्यों का कहना है, विधानसभा चुनाव 2016 से पहले कांग्रेस सत्ता में आने पर घर घर नौकरी देने, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने सहित कई प्रकार के वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें पक्का नहीं किया गया। हालांकि पूरे हंगामे के दौरान भी सीएम चन्नी मंच से बोलते रहे। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को रायपुर कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस कालीचरण से 5 बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी, धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पीछे कालीचरण की मंशा क्या थी। क्या उसने किसी के कहने पर इस तरह की टिप्पणी की? कालीचरण के पीछे कौन कौन शामिल था? धर्म विशेष पर टिप्पणी करने से देश का माहौल खराब करने की मंशा के पीछे कौन कौन था? कालीचरण से थाना पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की एटीएस टीम और महाराष्ट्र पुलिस भी रायपुर आकर पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कल सुबह कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने लड़कियों को नसीहत दी है, वो अपने माता पिता की मर्जी के बगैर घर से भागकर शादी न करें। उन्होंने कहा, घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों की हालत बाद में बेहद बुरी हो जाती है। एक और समस्या जो आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं। मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत समस्तीपुर पहुंचे थे। शहर के पटेल मैदान में
जीविका दीदियों से संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाज में बढ़ रहे अपराध पर भी चिंता जताई। साथ ही परिवार की मर्जी के खिलाफ अपनी जिद पर शादी करने वाली लड़कियों को नसीहत भी दे डाली। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के कई अलग अलग इलाकों में धार्मिक कार्यक्रमों में दक्षिणपंथी समूह के जरिए अड़चने पैदा करने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं पर गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किए गए। सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नमाज को ताकत दिखाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने राज्य के पटौदी में क्रिसमस समारोह को बाधित किए जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खुले में नमाज पढ़ने से रोकने के बाद पिछले दिनों क्रिसमस के मौके पर भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में दक्षिणपंथी युवाओं ने क्रिसमस समारोह में बाधा डाली थी। ऐसा ही एक मामला पटौदी में भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार में जुटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान बीजेपी पर हमलावर ओपी राजभर की जुबान फिसल गई और वो यूपी से समाजवादी पार्टी की विदाई कराने लगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं है, आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों को भी भरोसा हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग मानेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है और दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नोएडा पुलिस को बड़ी भारत ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलने के कदम को खारिज किया है। भारत का साफ कहना है, ये राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। गढ़े गए नामों से ये तथ्य नहीं बदलेगा। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 15 और जगहों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है। इनमें 8 आवासीय स्थान, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पहाड़ी दर्रा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के मानकीकृत नामों का दूसरा समूह है। 6 स्थानों के मानकीकृत नाम इससे पहले 2017 में जारी किए गए थे। भारत और चीन सीमा 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करते हैं, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक और सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। नोएडा थाना सेक्टर 18 पुलिस ने गिरोह में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिला कैंडिडेट हैं। इन सभी लोगों को नोएडा के एक ओयो होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग 3 लाख रुपए में सीटीईटी एग्जाम की सॉल्व आंसर शीट मुहैया करवा रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर तैयार करा करके, आंसर शीट तैयार करा करके और प्रिंट आउट निकाल के सबको बांट रहे थे। और बांटने के बाद एक से लगभग वही 2.5-3 लाख रुपया वसूलने की बात थी कि एक से लगभग 2.5-3 लाख रुपया वसूली जाएगी। इस का सरगना पवन दहिया है, जो अभी भी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 36,000 की नकदी, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज आदि बरामद किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। ये बैठक वर्चुअल नहीं बल्कि सुबह 11 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में आमने सामने होगी। बैठक में वित्त मंत्रियों के पैनल के जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने की रिपोर्ट्स पर चर्चा की जा सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी रेट बढ़ाए जाने का मुद्दा छाया रह सकता है। कल से टेक्सटाइल पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी लगने जा रहा है। माना जा रहा है बैठक में टेक्सटाइल और फुटवियर पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को टालने पर चर्चा की जा सकती है। राज्य सरकारों से लेकर टेक्सटाइल और फुटवियर इंडस्ट्री
जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध कर रही हैं। और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो घाटी से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। देर रात श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों और 1 सीआरपीएफ का जवान भी जख्मी हुए हैं। इससे पहले कल अनंतनाग और कुलगाम में 6 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुरक्षा एजेंसियों और सेना को लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रही है। 2 दिन में 9 आतंकी ढेर हुए। 31 दिसंबर को 3 आतंकी मार गिराए थे सेना ने। 30 दिसंबर को 3 आतंकी और ढेर किए गए और उसके बाद अगला 31 दिसंबर जो आज की तारीख है, 31 दिसंबर में 3 और आतंकी मार गिराए गए हैं। तो लगातार घाटी में सेना का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद हैं और एक के बाद एक उनको सफलता हाथ लग रही है। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि सेना का जो मोराल है वो बूस्ट हो रहा है, वो हाई है और एक के बाद एक आतंकी हमारी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जहां तक काउंटर टेरर ऑपरेशन की बात करें तो सेना जो है वो डोमिनेट कर रही है सीन, और यही वजह है कि पिछले 36 घंटे में 9 के करीब आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए और बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर आउटफिट्स के लिए। आप देखिए, पहले आपने सही कहा, मिरहामा कुलगाम में 3 मार दिए, उसके बाद अनंतनाग में 3 मार दिए जिसमें एक पाकिस्तानी कमांडर भी था, और अब 3 पंथा चौक का एरिया ये श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में है। जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चला कि यहाँ पे 3 आतंकवादी छुपे हैं, उस एरिया की घेराबंदी की गई। जैसे ही वो घेरा डाल रहे थे उस समय आतंकवादियों ने फायरिंग किया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी थे और 1 सीआरपीएफ का जवान था। उसके बाद जो कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई उसमें 3 आतंकवादी मार गिराए। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले हैं और उसके अलावा कुछ और दस्तावेज भी वहां से बरामद हुए हैं। तो इससे यही लगता है कि सेना का मोराल वैसे ही हाई है और सेना ने एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि देखिए, आतंकवादियों को हम सर उठाने नहीं देंगे। जो भी देश के और देशवासियों के खिलाफ सर उठाएगा या कोई भी कार्रवाई करेगा उसको शमशान पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। तो सेना का मोराल हाई है और 2 दिन के अंदर 9 आतंकी ढेर किए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में भी सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है। यहां आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए और आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक सुरक्षा एजेंसियों और सेना के निशाने पर आतंकवादी हैं और 2 दिन में 9 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर किया। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इस शंका को लेकर कि मुमकिन है, संभव है इस इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो वो बच के नहीं जाने चाहिए। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे, कोने कोने और इलाके को छानबीन की जा रही है। तलाशा जा रहा है कि कहीं से अगर सुराग मिलता है कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं तो इससे पहले कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें, उन्हें ढेर कर दिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर के लिए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन युवाओं को जिहाद के नाम पर उकसाते हैं। हिंदुस्तान में आतंक मचाने के लिए उन्हें बरगलाते हैं। जन्नत के हसीन सपने भी दिखाते हैं। टाइम्स नाव नवभारत ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों की पोल खोल दी और ये पोल खोली है हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी की पत्नी ने। वो आतंकी जो हिंदुस्तान में आतंक मचाने के इरादे से भारत आया था और साल 2018 में सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया। टीवी स्क्रीन पर आप जिस महिला को देख रहे हैं उनका नाम है रजिया बीबी। क्या है इनकी कहानी, कैसे इनकी शादी एक आतंकी से हुई? सबसे पहले उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी सुनिए। मेरा नाम रजिया है। मैं यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। 4 साल की थी जब पापा के साथ गई थी। फिर वहाँ पे शादी होगी मेरी। मेरा निकाह सन 2009 में हुआ था। मतलब घर में ही हुआ था। मेरे भाई के दोस्त थे जिनसे मेरा निकाह हुआ था। तो ये मुजाहिदों के साथ ताल्लुक था इनका। क्या निकाह था? आपको पता था कि आपके शौहर मिलिटेंट के हिस्से हैं? जी जी बिल्कुल था। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके जो शौहर थे वो कौन से तंजीम में? हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल जी, अच्छे थे बहुत, बहुत अच्छे थे।
बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे मेरा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आगे नसीब ही फिर ऐसे थे। दिन को अगर कहीं जाते थे, दूर का सफ़र भी करते थे, तो रात को वो घर ज़रूर लौटते थे। 12 बजे 1 2, लेकिन घर वो रात को ज़रूर लौटते थे, कभी बाहर नहीं रहते थे। बच्चों से भी बहुत ज़्यादा करते थे, बेटियों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो रजिया बीबी की शादी 2008 में हिजबुल के एक आतंकी से हुई थी। 10 साल बाद हिजबुल का आतंकी मारा गया। हिजबुल मुजाहिदीन के आकाओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ, यह आप रजिया बीबी की ज़बानी खुद ही सुनिए। 30,000 रुपया दिया था, बस 30,000 दिया था। फिर मंथली देते थे, कभी 10 कभी 12, इससे ऊपर नहीं देते थे। कब तक दिया? आने से 8-9 महीने पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले बंद हो गया था देना। और आपके शौहर 2018 में? जी 18 में हुए थे। तो 2018 में 30,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी 30,000 रुपया दिया था। और उसके बाद यहाँ 2020 तक उन्होंने आपको? जी 20 तक 10-12 हज़ार महीने का खर्चा देते थे जी, जिसमें सिर्फ रेंट और बच्चों की फीस निकलती थी। के बच्चे भी 3 थे? जी 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों पढ़ने वाले हैं। तीनों की पढ़ाई के खर्चे बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो कैसे गुजारा करती थी? बस फिर कहीं मांग शांग के, कभी किससे मांगा, कभी किससे कुछ। अम्मी भी मेरे साथ रहती थी, तो वो भी मांग के मतलब गुजारा चलाती थी। जो हम दोनों माँ बेटियां मांग के घर का निजाम चलाती थी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी सब कुछ। मांग के मतलब कैसे? किसी के घर बर्तन वगैरह धो लिए, किसी के कपड़े सिलाई कर लिए, बस इधर उधर से। मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं होता था गुजारा। यकीन जाने कभी हम भूखे भी रहे हैं, कभी खाते थे, कभी भूखा रहते थे। तो सुना आपने कैसे रजिया ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोल कर रख दी। रजिया पाकिस्तान में पाई पाई को मोहताज थी, किन तकलीफों के साथ वो हिंदुस्तान पहुंची, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सुनिए। कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं, फिर छोड़ देती है उसको, कि जैसे कभी जानते ही नहीं थे किसी के। जी बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, अनदेखा सा कर देते हैं। फिर बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल है। इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज्यादा। तो आपने ये कदम कब उठाया कि आप वहाँ से वो छोड़? जैसे ही उन लोगों ने पैसे बंद किए तो उसके 1-2 महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासपोर्ट वगैरह बनवाए। तो फिर मैं बच्चों को लेके आ गई इधर। कहाँ से आए? हम लोग नेपाल वाली साइड से हैं। नेपाल वाली साइड से? फ्लाइट मैंने ली थी इधर से, न्यू इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे खटमंडू, खटमंडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की। और रजिया के पति को हिजबुल ने हिंदुस्तान में दहशत मचाने का काम सौंपा था। पति नहीं रहा, लेकिन आज रजिया हिंदुस्तान में है। खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि एक पाकिस्तानी आतंकी के साथ हिंदुस्तान में कैसा सुलूक बर्ताव हुआ। 4 दिन में वहां रही हूँ, उसके बाद जमानत हुई है तो फिर घर आई हूँ। वहां रही हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखा है मेरा। 4 दिन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बच्चों के साथ उठना बैठना ऐसे था जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अलग रह रहे हैं। बच्चों को बाहर से चीजें ला के देनी, बच्चों का ख्याल रखना, बातें करना बच्चों के साथ। तो रजिया आज टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहती हैं जो आतंक की राह पर अपना जीवन बर्बाद और तबाह करते हैं। सुनिए। ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, आपको टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे। फिर तब पता चलता है जब महीने गुजर जाते हैं। मैं यही कहूंगी कि मुजाहिद ना कोई भी, बस क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। मेरे साथ अम्मी का सपोर्ट था, जैसे भी थे बस, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ ना उठाइए कदम। बहुत सुकून मिला आके, बहुत रिलैक्स हूँ मैं। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे। और अब बात नए साल और कोविड के लगातार बढ़ते खतरे की। नए साल के स्वागत में बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा है, लेकिन नए साल के जश्न पर अदृश्य दुश्मन का खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने भी उस दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया तो इसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली मुंबई में तीसरी लहर। हजार के पार ओमाइक्रॉन का कहर। ओमाइक्रॉन से पहली मौत की खबर। नए साल का जश्न जरा संभल कर। अगर आप नए साल के जश्न पर भीड़-भाड़ वाली किसी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए साल के स्वागत के लिए पूरा मजमा जुटाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, अगर आप नए साल की मौज मस्ती में कोरोना के सारे नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो एक बार जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश में ओमाइक्रॉन के केस 1000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओमाइक्रॉन से पहली मौत महाराष्ट्र में दर्ज हुई है। यहां पुणे में 52 साल के ओमाइक्रॉन संक्रमित की हार्ट अटैक से जान चली गई। ओमाइक्रॉन दुनिया के 121 देशों तक फैल चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1313 नए केस सामने आए हैं, जो मई के बाद सबसे बड़ा उछाल है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 5368 केस दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 3671 रहा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह खतरा कितना बड़ा है। इसी के मद्देनजर सरकारें नए नए सख्त कदम उठा रही हैं। दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही सफर कर सकेंगे। सामान्य दिनों में यह आंकड़ा 2400 यात्री का था। यही नहीं, नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड में ही काम करेंगी। मुंबई में 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू है। नए साल के जश्न, रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिसोर्ट और क्लब समेत किसी भी बंद या खुली जगह में पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। ममता सरकार ने यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी से रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्यों को फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। इतना सब होने के बावजूद कुछ लोग हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदियां लगने के बाद शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर ऐसे हालात होने के बाद भी लोग नहीं माने, तो हो सकता है कि एक बार फिर देश को दूसरी लहर जैसे भयानक मंजर का गवाह बनना पड़े। ऐसे में केंद्र, राज्य सरकारें और एक्सपर्ट्स लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन हर हाल में करें और जरूरी न होने पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। नए साल का स्वागत भी करें, लेकिन कोरोना के नियमों का भी पालन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और एहतियात जरूरी है। अगर एहतियात होगी तभी हमारा ऑफ महफूज रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, धर्म और वोट का धर्म चक्र जल्द आ रहा है सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर।